तय किया कि हम इस एग्जाम को L2 L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है। L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। पहले 31,000 थी, लगभग 31 के थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी। लोग बोल रहे हैं, नेता लोग बीजेपी के गैंग काम कर रही थी ये पेपर लीक करने की, उनके अगर आपके संपर्क हैं तो आप अगर भागीदार नहीं हैं आप उसके अंदर, और सरकार बदनाम करने षड्यंत्र आपका नहीं था, तो आप एग्जाम के पहले कह देते। तो बड़ी स्टेटमेंटशिप होती है आपकी कि भाई देखो हमारे पास खबर आई है और पेपर लीक हो सकते हैं। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले काफी समय से रीट को लेकर काफी तरह का बवाल मचा हुआ था। सरकार की ओर देखा जा रहा था, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहां से कहा गया कि सोमवार को 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, और उसके बाद जब कहा गया कि मीडिया से 4:30 बजे रूबरू होंगे, तो सियासी गलियारों सहित प्रदेश में एक चर्चा का विषय था कि रीट का क्या होगा, और शायद उसी पर बड़ा बयान आने वाला है। तो चले, अब हुआ भी कुछ ऐसा ही। रीट 2 यानी कि रीट लेवल 2 रद्द कर दी गई है, अब नए सिरे से होगी। सरकार का कहना है कि जो हमने कमेटी बनाई है रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में, उस कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार है। यूपीएससी कैसे पैटर्न पे करा रही है, जो हम पहले कराया करते थे 2 तरह से एग्जाम, उसी तरह से हम वापस कराएंगे। और नकल विरोधी, उसके साथ ही इस तरह की गैंग्स जो बनाए हुए लोग, उनके खिलाफ एक सख्त कानून आ सके, विधानसभा में वह कानून भी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले रविवार को सतीश पूनिया को उनके बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उन्हें घेर लिया। उसके विरोध में प्रदेश में कई स्थानों पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किए, राज्यपाल को ज्ञापन दिया, और उधर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार नए खुलासे करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार के कई लोग इसमें शामिल है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ब्रीफिंग कर रहे थे, उसी दरमियान एक बात और बड़ी आई कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिए, वो सारे फेल हो गए। मेरे या मेरे परिवार में से किसी की भी अगर लिप्तता मिलती है तो मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा, मेरा परिवार का भी कोई नुमाइंदा राजनीति नहीं करेगा। लेकिन आरोप लगाने वालों को भी एक कसम खानी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा सुभाषगढ़ के पीएसओ पर आरोप लगा रहे थे, उनकी मार्कशीट भी शेयर की गई कि जिन्हें वो पास किया हुआ बता रहे हैं, उनके मात्र 29 नंबर आए हैं। तो आरोपों की सच्चाई और तमाम बातों को लेकर के सरकार ने अपनी ओर से बयान दिया है। तो चलिए हम ये चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अरुण शर्मा साहब हैं, सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। 2 बातें यहां देखने को मिल रही हैं। एक, अशोक गहलोत ने कहा, इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बहुत लंबे समय से लगे आ रहे हैं, नई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में ओछापन नहीं आना चाहिए, गिरावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने दोनों ओर इशारा किया कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के साथ अभद्रता की तो राजनीति में और लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और जो रीट को लेकर के डोटासरा के घर पे सीकर और जयपुर में जो कुछ लिख करके गए, उसको भी उन्होंने सही नहीं ठहराया। कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए, लेकिन राजनीति की स्वच्छता बरकरार रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी। इससे भी महत्वपूर्ण बात जो आज मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो बहुत गौरतलब है।
वो ये कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे से पक्ष प्रतिपक्ष में खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है, जिस तरह के सारे सिलसिले किए जाते हैं, उससे तो हमारे सारे सामाजिक संबंध ही समाप्त हो जाएंगे ये सब करके। और हम कहीं किसी अगर सामाजिक जगह मिलते हैं तो हम एक दूसरे का सम्मान भी नहीं कर सकेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि जो कुछ मुख्यमंत्री कह रहे थे वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि अगर एक सिग्नेचर से सारी परीक्षा रद्द हो सकती है, लेकिन इससे बेरोजगारी का जो सिलसिला सामने बना हुआ है वो समापन कैसे होगा? ऐसी स्थिति में जांच के जो जरिए बने हुए थे, ऐसे जो पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही थी वो संतोषप्रद नजर आ रही थी साथ साथ में, लेकिन प्रतिपक्ष कह रहा था कि साहब सीबीआई से जांच कराओ। सीबीआई जिसकी सारी निष्पक्ष था या जिसका सारा स्वरूप अभी बड़ी चर्चा में रहा है, तो हमारी पुलिस जो बेहतर तरीके से काम कर रही है, जो बीजेपी को भी सुहाती है और जो कांग्रेस को भी सुहाती है, दोनों दलों ने देखा है उनको, तो उन पर विश्वास क्यों ना हो? बहरहाल जिस तरीके का फैसला हुआ है वो बहुत बेहतर है और उससे ये अंदाज लगता है कि मतलब प्रदेश के अंदर जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें एक शत्रुता वाला स्वरूप समाप्त होना चाहिए और समन्वय और सौहार्द के साथ में चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास प्रमाण नहीं है और आप किसी को चोर बताते हैं, किसी को अपराधी बताते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये जो भाषा चलने लगी है जिसको कि जो भी बोल रहे हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। तथ्य हो तो तथ्य के साथ में खड़े हो जाइए और फिर बोलिए कि ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये गलत साबित हो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जैसे डोटासरा बोल रहे थे। बहुत ठीक बात है, जब उनके 13 लोगों में से एक के 29 नंबर आए हैं, फेल हुआ है और उसके बाद में उन पर आरोप है कि साहब उन्होंने वो सब कुछ किया, तो ये नहीं होना चाहिए जी। मुझे लगता है कि ये वापस आ रहा हूँ आपके पास कि सिलसिला आगे चलेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। जी गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें कही हैं, एक तो चलिए परीक्षा रद्द कर दी गई है, सीबीआई की जांच की अभी मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है कि एसओजी फ्री हैंड है, एसओजी जांच कर रही है। और आपके दिल्ली में बैठे नेताओं यानी कि पार्टी आलाकमान से लेकर के आपकी पार्टी की शीर्ष लीडरशिप पे आरोप लगाया मुख्यमंत्री ने और पीसीसी चीफ ने कि उनके इशारे पर ये लोग 3 साल से सरकार अच्छा काम कर रही है उसे बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, उस तरह से कर रहे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये केवल बस वहां के इशारे पे सब कुछ कर रहे हैं और राजनीति में घटियापन नहीं आना चाहिए। दूसरा, डोटासरा ने जो कहा कि अगर मेरी लिप्तता, मेरे परिवार की लिप्तता मिलेगी तो मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन आरोप लगाने वालों का भी ये शपथ लेनी चाहिए। योगेंद्र जी, आज रीट की एग्जाम रद्द की है, रीट 2 को, लेवल 2 को रद्द किया है। अब एक चीज बताइए कि इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी ने ये तो मान लिया कि साहब इसके अंदर नकल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए की संलिप्तता हुई है। तो जब अगर लेवल 2 के अंदर हुआ तो क्या गारंटी कि लेवल 1 के अंदर नहीं हुआ है? तो लेवल 1 में भी निश्चित रूप से इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ होगा, नकल हुई होगी। दूसरा, जब आपके जारोल जी उनको बर्खास्त किया तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? सुरेश जी, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? वो जारोल जी ये बोल रहे हैं की तरह कुछ है फैक्ट है। देखिए लेवल 2 में फैक्ट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की सरकार ने भी माना है कि 300 350 लोगों तक ये पेपर पहुंचा होगा जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आप कह रहे हैं लेवल 1 में भी हुआ होगा, तो ये हम मान सकते हैं कि सालों से जो परीक्षा चली आ रही सभी में गड़बड़ हुई होगी। मैं योगेंद्र जी निश्चित रूप से, क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी के रिजल्ट आए थे, आपने भी सभी अखबारों में सब में देखा होगा कि आरपीएससी के अंदर किस तरह का घोटाला हुआ है। डोटासरा जी के रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार है उनको आरपीएससी में सिलेक्शन किया गया। डोटासरा जी आज कह रहे हैं कि साहब अगर मेरे किसी भी रिश्तेदार के अंदर अगर रीट में सिलेक्शन हुआ हो या पास हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अरे भाई, आरपीएससी में जो तुम्हारे रिश्तेदार हुए तो रिजाइन करो ना। आरपीएससी के अंदर जब मुख्य परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा जिसको मार्क्स आए थे उसको सबसे कम नंबर दिए गए हैं और जिसके कम नंबर आए थे उसको सबसे ज्यादा मार्क्स दिए गए, तो उसमें संलिप्तता अपने रिश्तेदारों को पास कराने के लिए आरपीएससी में किया था, तो जी को जब रिजाइन करना चाहिए था। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि सब केंद्र सरकार के इशारे पे, भैया भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम निरंतर ये कह रहे हैं कि साहब सीबीआई की इंक्वायरी करानी चाहिए। सीबीआई की इंक्वायरी कराने का मकसद सिर्फ ये है कि निष्पक्षता से उसकी जांच हो। आज आप बताइए कि जो इनके मंत्री हैं, क्योंकि जो जारोल जी है वो खुद कह रहे हैं कि साहब इसके अंदर सरकार लिप्त थी, तो आप एसओजी जांच करेगी तो वो कैसे पता करेगी कि सरकार के कौन सा मंत्री लिप्त है? जब राजीव फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं वो इस रीट के अंदर इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से सरकार का कोई न कोई मंत्री इन्वॉल्व है, सरकार के और भी मंत्री अधिकारी इन्वॉल्व है, तो उनको सबको सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए और इसको सीबीआई की इंक्वायरी करनी चाहिए।
जी, लेकिन जो डोटासरा कह रहे हैं कि जांच भी करवा लीजिए, लेकिन अगर मैं जैसे दावा कर रहा हूं उस तरह से बीजेपी के नेता भी दावा करें कि अगर उन पे आरोप नहीं लगे, साबित नहीं हुए, तो फिर हम राजनीति छोड़े। ये डोटासरा कह रहे हैं, वो कहा उन्होंने कि मीडिया के माध्यम से मैं उनको कहना चाह रहा हूं, वो मुझे बता दें। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाह रहा हूँ, आरपीएससी के अंदर इनके पर घोटाले का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने शिक्षकों, योगेंद्र जी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों का सम्मेलन में शिक्षकों से पूछा था क्या ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होता है क्या? शिक्षकों ने बोला कि हाँ ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होता है। क्या डोटासरा जी ने रिजाइन किया था क्या? गर्ग साहब, रीट को लेके डोटासरा ने कहा है, क्या वास्तव में ये कदम बीजेपी भी आगे बढ़ाएगी? उसने दावा किया कि रीट में मेरे परिवार की कोई संलिप्तता अगर मिल जाएगी, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पद नहीं छोड़ूंगा, मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मेरा परिवार का कोई भी नुमाइंदा राजनीति में नहीं आएगा। तो बीजेपी के नेता भी ये शपथ लें अगर मेरी लिप्तता नहीं साबित होती है तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी रीट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कहने का तो शब्द होता ही नहीं है। आप इन शब्दों को, डोटासरा जी अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लेंगे जिस दिन ये बात आएगी। डोटासरा जी अपने स्टेटमेंट चेंज कर लेंगे जब मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक सम्मेलन में ये कहा कि ट्रांसफर के अंदर पैसे लिए जाते हैं। अभी हम रीट पे चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने उस टाइम पे रिजाइन किया? क्यों नहीं रिजाइन किया? वो तो मुख्यमंत्री जी ने उनको बताया। मैं केवल रीट पे फोकस करना चाह रहा हूँ, रीट पे फोकस करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि डोटासरा जी बदल जाएंगे, आप लोग भी बदल जाना। आप हाँ तो कर दो अभी, हमारे मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता रीट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जो भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए रिश्तेदारों को पेपर बांटे गए हैं। तो क्यों नहीं इसको आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को क्यों नहीं रद्द किया जाता है? और ये तो विधानसभा, वही कह रहे हैं 9 तारीख से विधानसभा चालू हो रही है, उसकी डर की मारी इन्होंने रद्द करने की। डोटासरा यही कह रहे हैं कि अगर मेरी रीट में लिप्तता नहीं मिलती है तो बीजेपी के नेताओं को भी मेरी तरह से बयान देना चाहिए कि हम भी राजनीति छोड़ देंगे। हाँ, निश्चित रूप उसमें क्या है, अगर मान लो कोई चीज है, अगर भारतीय जनता पार्टी गलती करती है तो उसको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर उसको गलती करती है तो वो नेता, वो कार्यकर्ता भुगतेगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये बयान मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे पे जो आरोप कह रहा हूँ कि मैं योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या डोटासरा जी बच जाएंगे क्या? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं अरुण शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, लेवल 2 रद्द किया गया है, बीजेपी का कहना है कि सरकार ने इस पर ठप्पा लगा दिया है कि गड़बड़ हुई है, अभी आपने भी सुना। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि ऊपर के इशारे पर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? किरोड़ीलाल मीणा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास में पुख्ता सबूत है। देखिए योगेंद्र जी, अभी आपने सुरेश जी से बात की और आप उनको बताना चाह रहे थे कि डोटासरा जी ने ये कहा है, और अगर आप ये चैलेंज स्वीकार करते हैं क्या, अगर ये झूठ हुआ तो, कि वो राजनीति छोड़ देंगे? ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीति कर नहीं रहे, ये राजनीति से थोड़ी कमतर चीज कर रहे हैं। इसको राजनीति नहीं कहते जो ये कर रहे हैं, उसमें कोई गंभीरता नहीं है। और ये आकलन बिल्कुल सही है कि जो इनके आपस की शह और मात चलती है, उससे सारा कार्यक्रम चलता है। जब इन लोगों ने देखा कि किरोड़ीलाल जी इस पूरे अभियान को लेके उड़ गए हैं और काफी पॉपुलरिटी उनकी हो रही है, इनको ऐसा लगा, तो इन्होंने इतना तो किया कि बीजेपी के कार्यालय में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी, उन्होंने किसी प्राइवेट होटल में की है। और फिर दिल्ली के इशारे से बीजेपी ऑफिशियल जो यहाँ है वो इसमें कूद गई कि भाई ये अच्छा मौका है, इसमें अलग मत रहिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। तब इनने ज्वाइन कर लिया। फिर गलती से या सज्जनता से कटारिया जी ने कह दिया कि एसओजी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सीबीआई का कोई और चीज जो पहले दिए उसमें क्या दिया है सीबीआई। तो ये 3 मत अलग अलग आपको दिख रहे हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे, ये भुनाना चाहते हैं। कोई मुद्दे तो है नहीं, तो कुछ भी तिनका भी उनके हाथ लग जाता है तो बस लेके सड़कों पे आ जाते हैं। भाषा का आपने उल्लेख देख ही लिया इनका, दीवारों पे लिख रहे हैं। सतीश पूनिया जी जैसे अध्यक्ष पद पे विराजित आदमी अगर कांग्रेस को जूते के बराबर मानते हो, ये बिल्कुल अभद्र है।
चलो एक बात और मैं जानना चाहूंगा। एक बात कही गई है, एक बात कही डोटासरा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी, कि 20 लाख अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है वो पाप भाजपा के सिर है। तो ये क्या प्रेशर में, बीजेपी के प्रेशर में किया गया है, या फिर वास्तव में सरकार ने अपनी सूझबूझ से किया है कि हाँ ये तो करना चाहिए? देखिए, जो सोच और विचार है मुख्यमंत्री का, वो मामलों को सुलझाने और सॉल्यूशन ढूंढने का होता है। जब उन्होंने देखा है कि ये इस परिस्थिति को ऐसा बना देंगे, ये मौका वो नहीं देना चाहते, इसलिए सेकंड लेवल की उन्होंने रद्द कर दी है, भर्तियों की संख्या बढ़ा दी है। अब 62,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। एसओजी उधर लगातार बिना इनकी ये जो उठापटक कर रहे हैं, बिना लगभग 46,000 पद होंगे, और आपको क्योंकि 15,500 माइनस करना होगा लेवल 1 के, तो करीब 46,500 पदों पर ये भर्ती अब की जाएगी, 20,000 बढ़ा करके। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ में आशुतोष चतुर्वेदी हैं, राष्ट्रीय रोजगार फेडरेशन के प्रवक्ता हैं। आशुतोष, क्या कहेंगे, जो भर्ती रद्द की गई है लेवल 2 की, किस तरह का रिएक्शन है आपके साथियों में, जो बीएड के जिन्होंने एग्जाम दिया, उनका कुछ बात हुई है किसी से? नमस्कार सर। सबसे पहले जो भर्ती रद्द का मामला है उसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि राजस्थान में रीट की भर्ती में एक बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसको सरकार ने खुद माना। आज से कुछ समय पहले एसओजी ने माना, और पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद के अंदर राजस्थान में लोगों के अंदर उस एग्जाम का पेपर पहुंचा जो एग्जाम लगनी थी। और जिस लेकिन अभी रिएक्शन क्या है? अभी रिएक्शन क्या है रद्द करने के बाद का? क्या रिएक्शन है? रिएक्शन ये है, राजस्थान का युवा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके निर्णय से खुश है, साथ में मांग कर रहा है कि जो फर्जीवाड़े पे कानून है उसको मजबूती से लागू किया जाए विधानसभा सत्र के अंदर। और जो इस भर्ती के अंदर जो लिप्त है, दोषी है, ने कहा है कि हमने कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसी सत्र में हम कानून लेकर के आ रहे हैं। कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। पर युवाओं की और मांग है कि किस तरीके से कानून में संशोधन होनी चाहिए, क्योंकि जो ये कानून के संशोधन की बात कर रहे हैं वो घोषणा आज से पहले अक्टूबर में हो चुकी थी। हमारे साथी हैं भरत बेनीवाल जी, जो लगातार बेरोजगारों, जो छात्रों की मांगों को उठाते रहे हैं हमेशा से, उनसे पहले ही अक्टूबर में घोषणा हो चुकी थी। वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस आ रहा हूं। लेवल 2 जी आशुतोष जी, लेवल 2 एग्जाम को रद्द करने से आपका ये मानना है कि जो अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी है? जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बड़े स्तर पर पेपर सर्व हो चुके थे, यानी कि पेपर 12 आ चुका था, उससे हमारा हित मारा जा सकता है, हमने मेहनत की, उसका पता नहीं रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उस अनुसार। तो चलिए ये, लेकिन एक बड़ी खबर है कि लेवल 2 को रद्द कर दिया गया है। मैं एक बार वापस ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, लंबा एक आपने देखा है जर्नलिज्म की, लंबे समय से कई तरह के घोटाले सामने आए, लेकिन ये अब जो है, पहले किसी भर्ती के लिए इतना रेशो नहीं होता था कि एग्जाम अभ्यर्थियों की इतनी संख्या हो नहीं होते थे, अब रेला होता है, इंटरनेट बंद कर दी जाती है, एक अलग तरह का। अशोक गहलोत जी ने एक बात कही है कि केवल राजस्थान की बात नहीं है, सभी राज्य सरकार और यूनियन गवर्नमेंट को इस ओर देखना चाहिए अब कि भर्तियां कभी लिटिगेशन में चली जाती हैं, कभी कहां चली जाती हैं, और हम देखते हैं कि भर्ती को लेकर के एक पद के लिए भी कितने लोग सामने आते हैं। क्या वास्तव में इसकी कोई रूपरेखा या कोई कैलेंडर ऐसे जारी होना चाहिए जो उसे सार्वजनिक किया जा सके? देखिए योगेंद्र जी, जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उस वक्त हमारी डिमांड यही होती है कि रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, और ये सरकारों का काम है कि योजनाएं बनाए और लोगों को जॉब दें। ये लगातार मांग करते रहे। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहा, प्रेसिडेंट रहा, ये सब कुछ सिलसिला रहा, हम लोग लगातार मांग करते रहे। आज ये मांग नहीं होती है। मैं कहता हूं कि यही होना चाहिए कि आप जिन लड़कों को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या दूसरे तरह की शिक्षा दिलवाते हैं, उनके लिए जॉब्स का जरिया भी पहले तैयार करना चाहिए, कि उसके बगैर अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस तरह की प्रतियोगिता होगी और इतनी हेराफेरी होने लग जाएगी, सब लोग एक दूसरे को ही धक्का मार करके आगे निकलने की चेष्टा करेंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभी ये सारी बात कह रहे हैं, शायद उन्होंने भी ये सब भुगता है, देखा है, हमारे जमाने के ही हैं, वो भी हमसे पीछे रहे लेकिन हमारे जमाने के हैं। उस वक्त के सारा सीन को वापस उसी तरीके से लागू होना चाहिए,
लड़कों की बातें सुननी चाहिए। राजनेता इस तरीके के रेस्पॉन्सिबल बयान कयासों के आधार पर नहीं देते थे पहले। मैंने भैरव सिंह जी को देखा है, मैंने ललित जी को देखा है, गुलाब जी को भी देखा उस जमाने में, मैंने हरदेव जोशी भी देखा है, मैंने सारे इन लोगों को भी देखा है। इनके गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आते थे और ऐसी भाषा में नहीं आते थे जो भाषा में आजकल सुन रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं, वो उनके पास बेनीवाल जी को भी बताएंगे या उनके रिएक्शंस क्या हैं। उनके रिएक्शंस तो ये कि दे आर हैप्पी कि हाँ चोर पकड़े जा रहे हैं और इनको नियम पूरी तौर से पकड़ने का सिलसिला होना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि देश में इस कदर बेरोजगारी है कि हरियाणा के बाद में या यूपी के बाद में हमारा नंबर है बेरोजगारी में। इन सारे लोगों को जॉब्स देने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और सरकार के साथ साथ में जो राजनेता हैं, जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। वो ये सब देखें कि इसमें कोई अड़चन पैदा ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और ईमानदारी के साथ में मिले। और अगर कहीं गड़बड़ होती है तो उस पर अपनी संस्थाओं पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्र की संस्थाओं को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और कीजिए। आपकी संस्था, आपकी पुलिस, आपकी एसओजी जो बेहतर काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करके उसको आगे बढ़ा के उससे क्यों नहीं है? सारे अपराधी तो एसओजी ने पकड़े हैं, तो सीबीआई क्या कर लेगी इसके अंदर? सीबीआई और फांस लगाएगी। और जिस तरीके से लड़कों की हर बार परीक्षाएं टलती चली जाती हैं और संकट पैदा होता है, वो संकट पैदा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं चाहना चाहिए और अगर कोई चाह रहा है तो मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी उसूलों से हट करके सारी बातें हो रही है। प्रतिपक्ष को उससे अलग नहीं सोचना चाहिए। जी जी, मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, चलिए आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें तो चलती रहेंगी और बहुत दिनों से ये सभी कुछ चल रहा है, मैं लेकिन एक बात जानना चाहूंगा कि वास्तव में राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुए? 17, 18, 19, 20 कई राज्यों में, 21 कई राज्यों में, ऐसा कोई राज्य नहीं, मध्य प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बहुत सारे राज्य, हरियाणा हो, वहां पेपर लीक हुए हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उन बच्चों के भविष्य को लेकर के सोच रहे हैं, मैं केवल बस सियासी रोटियां सेकते रहेंगे कि हाँ वास्तव में कोई फुल प्रूफ ऐसा कानून बनना चाहिए जिसको लेकर के कहा जा सके कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो लेकिन फेयर एग्जाम होगा। राजस्थान आरपीएससी की एक कदरा है, लेकिन आप दोनों लोग यानी कि बीजेपी कांग्रेस के दल जो राजस्थान में सरकार में काबिज होते हैं, कभी कसम खाएंगे कि राजनीतिक दखल हम इसमें नहीं करेंगे? जिस आदमी ने चुनाव लड़ लिया, जिस पर ठप्पा लगा हुआ है पार्टियों का, वो आरपीएससी के सदस्य नहीं बनेंगे? है हिम्मत किसी में इतनी बात कहने की? योगेंद्र जी, बिल्कुल सत्य बात है कि आज हर क्षेत्र, हर राज्यों के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है। लेकिन मैं आज उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी नकल हुई थी, तो वहां पे उत्तर प्रदेश में इमीडिएटली उस पेपर को रद्द किया गया है। जिन्होंने नकल करवाई है उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। क्यों नहीं कि यूपी के अंदर जब योगी जी कर सकते हैं तो क्यों नहीं राजस्थान के अंदर हो सकता है? जब यूपी के अंदर योगी जी को इस तरह की करने की क्षमता है तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को भी तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उसमें 2 महीने 2.5 महीने लगाने की कहानी बता गई। एग्जाम कराती हैं, बॉडी एग्जाम जो कराती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, जिनके भर्ती जो उस किसी महकमे का या ब्यूरोक्रेट हम तैयार कर रहे हैं, वह राजनीतिक दखल ये कोई बर्दाश्त करेगा? निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। आज जो भी यूपीएससी है या आरपीएससी है या जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके अंदर राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। वहां पे लर्नेड व्यक्तियों को बिठाना चाहिए जिससे कि वो फेयर एग्जाम हो, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। ये पार्टी लेवल से, ये पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके, गर्ग साहब मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, और पार्टी स्तर से ऊपर उठकर एटलीस्ट कम से कम अपने भाग्य के साथ साथ वो अपने किए हुए काम पे भरोसा तो कर सकते हैं कि एकदम फेयर हुआ है, जो है मैंने मेहनत जितनी की उतना मार्क्स आएगा। कोई आदमी जीवन भर पार्टी का किसी का कार्यकर्ता रहा और उसको आप वहां बैठा दे तो थोप देते हो, वो जिंदगी में ईमानदारी से काम ही नहीं कर सकता। ये तय मान के चलिए, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। कोई कहते हैं नहीं गलत कहना है, बिल्कुल फेयर कहना है कि वो बाइस्ड हैं, उन लोगों को तुरंत हटाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। बिल्कुल राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा हो, ऐसे लोगों को वहां बैठाना चाहिए। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए बहस ये तो चलती रहेगी कि रीट लेवल 2 रद्द कर दिया गया, सीबीआई से जांच हो, प्रदर्शन धरने सब चलते रहेंगे, लेकिन ये केवल एक सियासी बयानबाजी है और सियासी रंगत पैदा करने के लिए यूथ को उससे उसका भला हो नहीं हो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति चमक रही है। क्या हम इस ओर भी गौर करेंगे कि पॉलिटिकल दखल वहां बंद होना चाहिए? जो लोग चुनाव लड़ चुके होते हैं, जो पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं,
प्रेशर में लेके जातियों के इंजीनियरिंग करने के लिए वहां बैठा दिया जाता है। कोई कैसे बर्दाश्त करेगा इसे? देखिए योगेंद्र जी, मैं जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको बता रहा हूँ कि जो अशोक जी की सरकार है वो बहुत सकारात्मक तरीके से इस समस्या का हल ढूंढना चाहती है, सुलझाव चाहती है सारी बातों में। आज का कदम भी उसमें शामिल है। और जहां तक सुरेश जी अभी बता रहे थे कि यूपी में बुलडोजर चला दिए गए, यहाँ एक बिल्डिंग तो यहाँ भी गिराई गई है। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ अपनी बात कि ये जो रामकृपाल मीणा है ये कल परसों पैदा नहीं हुए हैं किसी अस्पताल में। ये 2003 से इन कार्रवाइयों में लिप्त हैं। और वो जो इमारत गिरी है वो सब रिकॉर्ड अब डॉक्यूमेंटेड है। उसमें बीजेपी का ऐसा कौन सा बड़ा नेता नहीं है जिसके साथ रामकृपाल। अरुण जी देखिए समय कम है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। सुरेश जी देखिए, ये सारी चीजें, ये तो जब विधानसभा में मामला आएगा, बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल लगाए हैं, उस पे जवाब में हम सुनना चाहेंगे। मैं लेकिन इतना सा जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में ऐसे जगह एक स्वतंत्र बॉडी जिनको बनाया गया है कि ईमानदारी से रोजगार दे सकेंगे, वहां राजनीतिक दखल लगता नहीं आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? कोई किसी अगर पार्टी की छाप किसी कार्यकर्ता पे, किसी नेता पे है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए वहां? मैं योगेंद्र जी पिछली डिबेट में भी आपने ये उठाया था और तब भी मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। पर जो राइडर मैंने लगाया था वो यही है कि कई बार ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जिसमें इतना बड़ा महकमा और इतने विद्यार्थी इन्वॉल्व हो लाखों, वहां कई बार कॉम्बिनेशन चाहिए होता है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का, एक अधिकारी का। और मुझे नहीं लगता कोई आम कार्यकर्ता कभी आरपीएससी के चेयरमैन बन जाते हैं या कोई मंत्री रहा हुआ आदमी बन जाता है। लेकिन फिर भी सिद्धांततः इसमें कोई विवाद की गुंजाइश अरुण जी, नहीं दोनों ही तरफ से चुनाव लड़े हुए भी, एमएलए रहे हुए भी, सांसद रहे हुए भी वो लोग बनाए। दोनों पार्टियों ने किया अपॉइंटमेंट, दोनों ही पार्टियों ने किए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है ये। मुझे लगता है कि जो हुआ उसको छोड़िए, अगर नए भविष्य के वास्तव में अगर इन यूथ के साथ हमें न्याय करना है तो कम से कम ये सब चीजें तो बंद करनी चाहिए, इसको रूल्स में लेके आना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं आशुतोष के पास जाना चाहूंगा। आशुतोष, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सख्त कानून लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ आप लोगों से कभी कोई सुझाव मांगा गया या फिर कहना चाहेंगे कि हाँ, कानून की रूपरेखा इस तरह की होनी चाहिए? लगातार आंदोलनों के बाद में काफी बार कमेटियों से मीटिंग हुई। अभी पिछली बार एमएल कुमावत, एक कमेटी बनाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं एमएल कुमावत साहब। हमारे आंदोलन के बाद अभी राजस्थान में हम लोग एक क्रांति मार्च चला रहे हैं। उस क्रांति मार्च का मकसद ये है कि राजस्थान प्रदेश के हर युवा को जोड़ा जाए और जो युवाओं से जुड़ी मांगे हैं उन मांगों को लेकर जयपुर में एक बड़ा घेराव किया जाए। उसके बाद में एमएल सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसे राजनीतिक रंग में आ रहे हो। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि कानून के प्रारूप में क्या होना क्या चाहिए। आप आंदोलन प्रदर्शन उनको भूल जाइए, आप अपनी बात मत कहिए, उन युवाओं की सोचिए। आप सीएस साहब से वार्ता हुई थी, उसमें सुझाव मांगे गए थे कि आपके जो फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून ला रही है राजस्थान सरकार, उसमें क्या क्या सुझाव आपके होने चाहिए। तो पहला सुझाव ये है कि जो पेपर हो वो पेपर सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो। दूसरी बात, जो पेपर के अंदर जहां जहां जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे पेपर करवाए जाएं एग्जाम हॉल के अंदर, वहां एक वॉइस रिकॉर्डर हो और उस जो सीसीटीवी कैमरे की नजर में पेपर हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग उस जिले के कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों करें। अगर किसी भी छात्र को उस समय महसूस होता है कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है या इस एग्जाम सेंटर पे थोड़ी बहुत चीटिंग का ऐसा प्रोग्राम है, तो वो सीधा की सीधा उस वॉइस रिकॉर्डर के जरिए अपनी बात को सीधा लेवल तक पहुंचा जाएगा। तीसरी सबसे मेन बात कि एक अलग से न्यायालय बनाया जाए भर्तियों के लिए। जिस तरीके से विदेशी लोगों के साथ कोई भी छेड़खानी होती है भारत के अंदर, तो उसके लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक न्यायालय है। उस तर्ज पे भर्तियों से संबंधित एक अलग से न्यायालय बनाया जाए। और दूसरा, उसके अंदर एक SIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जाए राजस्थान सरकार के द्वारा। जैसे SOG और ACB हैं, उसी तर्ज पे SIA बनाई जाए, जिसका काम उस भर्ती से संबंधित जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है या चीटिंग हुई है उसकी रिपोर्ट एक फिक्स समयावधि के अंदर, तय समयावधि हो उसकी, और उस जो रिपोर्ट होगी जो एजेंसी वो बनाएगी वो न्यायालय में सबमिट करें और तुरंत से तुरंत
जो उस फर्जीवाड़े में लिप्त जो भी व्यक्ति है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और चौथा सबसे गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, रीट लेवल 2 रद्द कर दी गई है और नए सिरे से ये एग्जाम हो पाएगा। 20,000 और भर्तियां बढ़ा दी गई हैं। सख्त कानून बने, ये सरकार लेकर के आ रही है। विधानसभा सत्र में बहुत सारी चीजें इसी दरमियान तमाम बातें उठ करके सामने आई हैं। आपके सामने अब स्क्रीन के जरिए भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। समय की सीमा है। मैं तमाम अतिथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और यहीं विराम देना चाहेंगे खास खबर को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।